के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसके बारे में शायद आप पहले से भी जानते होंगे, उसको एक बार रिवाइज करेंगे। रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, इन सभी टर्म्स को हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस डायग्राम को समझा दूं। यहाँ पर मैंने एक बीकर लिया हुआ है, इस बीकर में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिल किया गया है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल वाटर में NaCl को डिसॉल्व किया गया है। यहाँ पर मैंने दो प्लेट्स लगाई हुई हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाएगा। यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, आप देख सकते हैं, और इन दोनों प्लेट्स के बीच के जो डिस्टेंस है उसको मैंने L से रिप्रेजेंट किया है। अब क्या होगा, जब इस बैटरी को कनेक्ट किया जाएगा इस इलेक्ट्रोड के साथ, तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट हो जाएगा वो एनोड हो जाएगा। उसी तरीके से जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है जिस भी इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होगी वो कैथोड होगा। और जैसे ही बैटरी को ऑन किया जाएगा, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जैसे ही बैटरी को ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो प्रेजेंट है इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो आयंस प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल ये NaCl का अगर मैंने सॉल्यूशन लिया है तो इसमें Na+ और Cl- आयंस प्रेजेंट हैं। जैसे ही बैटरी को ऑन करेंगे उसी टाइम पर क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव आयंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आयंस के मोबिलाइज होने की वजह से या आयंस की मोबिलिटी की वजह से इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब क्या होता है, जब भी किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई वायर है, मेटेलिक वायर है, और वहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो कर रही होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने से रोकने के लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है। कैसा भी कंडक्टर क्यों ना हो जाए, कितना भी अच्छा कंडक्टर क्यों ना हो जाए, वहाँ पर थोड़ा बहुत ऑब्स्ट्रक्शन तो होता ही है, और उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। तो जैसे मेटेलिक कंडक्टर में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और वही ऑब्स्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। ओके, तो एक बार मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज the obstruction offered by the conductor or electrolytic solution। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कोई सा भी कंडक्टर हो या कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो, वहां पर जो भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन किसका, आयंस को फ्लो होने में ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, यानी आयंस इतना इजीली फ्लो नहीं हो पाएंगे। तो अगर इतना इजीली फ्लो नहीं हो पाएंगे तो वो जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है R से। कैपिटल किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो पहला फैक्टर तो ये है कि इन इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस है L के बराबर। और ये जो इलेक्ट्रोड जो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप है, इसका जो भी एरिया होगा, मान लेते हैं इसका एरिया क्या हो जाएगा A, तो ये क्या हो जाएगा R, यानी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में, उतना ही ज़्यादा वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। सिमिलरली इस इलेक्ट्रोड का एरिया जितना कम होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, टू ρL/A। अब ये रो क्या है, रो को ही कहा जाता है रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या होगा, ये इट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस
ऑफर्ड बाय अ सब्सटेंस having length 1 meter and area 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन। अब जिस तरीके से यहाँ से अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस रेजिस्टिविटी इस रो को मैं इस तरफ रखूँगा, ये ए आ जाएगा इसके साथ और एल आ जाएगा नीचे, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू यानी रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन में एल। इस तरीके से हम लोग रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, हम लोग एसआई यूनिट देख लेंगे। जो रेजिस्टेंस होता है, आप हाई स्कूल में भी पढ़ के आए हैं, तो रेजिस्टेंस जो होता है उसका जो एसआई यूनिट होता है ओम, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस ओमेगा सिंबल से। ओके, ओम कहा जाता है और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा सिंबल से। उसी तरीके से जो रेजिस्टिविटी होता है उसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। ओम मीटर से हम लोग इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इसकी एसआई यूनिट को। कंडक्टेंस क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस से जितना इजीली करंट फ्लो हो जाए उसी को हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। यानी कि जैसे रेजिस्टेंस होता है करंट को फ्लो होने से रोकता है, उसे ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ये उसका क्या हो जाएगा, ये उसका इन्वर्स होता है। यानी कि वो होता है करंट को रोकना, और कंडक्टेंस क्या होता है कि कितना इजीली किसी भी सब्सटेंस से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस। यानी जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी इज इक्वल्स टू 1/r। और अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू, जैसे कि अभी हम लोगों ने इससे पहले पीछे पढ़ा भी हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये ए ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा रो इंटू एल। अब आपको पता है कि 1/r की जगह पर मैं जी सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, तो जी इज इक्वल्स टू ए रो इंटू एल। ओके, तो ये तो था हमारा फॉर्मूला कंडक्टेंस का। यहाँ से हम लोग कंडक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आगे क्या होगा, एसआई यूनिट लिखते हैं। तो एसआई यूनिट हो जाएगी इसकी साइमन्स, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एस से। एसआई यूनिट आपको याद रखनी है, एनसीईआरटी में बहुत बार क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, बोर्ड्स के टाइम पर पूछ लिया जाता है कि साइमन किसके यूनिट है, तो आपको याद होना चाहिए साइमन कंडक्टेंस की यूनिट होगी। ओके, अब जैसे हम लोगों ने कंडक्टेंस पढ़ा है उसी तरीके से हम लोग अपोजिट पढ़ने वाले हैं रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का अपोजिट क्या होता है, रेजिस्टिविटी का अपोजिट हो जाएगा कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अगला टर्म कंडक्टिविटी, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ये के जैसे दिखने वाले सिंबल से, इसे कप्पा कहा जाता है। तो इसको कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल्स टू 1/रो, क्योंकि ये इन्वर्स होता है तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं 1/रो की वैल्यू क्या होगी। अभी हम लोगों ने यहाँ पर कंडक्टिविटी पढ़ा है, तो देखिए रो की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 1/r इंटू ए, और ये एल ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एल आर इंटू ए। और अभी हम लोग यहाँ पर ये जो 1/रो है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे कप्पा से, तो कप्पा इज इक्वल्स टू एल आर इंटू ए। अब अभी आपने देखा कि यहाँ से 1/r की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/r की जगह पर g लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कप्पा इज इक्वल्स टू जी एल अपॉन में ए। ओके, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो कंडक्टिविटी होता है हमारा, वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, g इंटू एल अपॉन ए। और ये जो l अपॉन ए होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये जो l अपॉन ए होता है इसको कहा जाता है सेल कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, कप्पा इज इक्वल्स टू जी इंटू सेल कांस्टेंट। ये डिपेंड करता है कि आपका सेल कैसा है, नेचर ऑफ द सेल पे डिपेंड करता है, तो इसकी वैल्यू अलग अलग होंगी। तो जब भी हमें कंडक्टिविटी निकालना होगा, अगर हमारे पास कंडक्टेंस की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दे सेल कांस्टेंट से, तो हमें कंडक्टिविटी मिल जाएगा। अब यहाँ आएगी कंडक्टिविटी की साइमन पर मीटर। साइमन पर मीटर क्या हो जाएगी यहाँ पे, कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।